कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों का कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। झुमकी बहन का तहे दिल से जोहार और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। तो देर न करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार। महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाओं सहित कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बुंडू के 4 निकटवर्ती प्रखंडों में स्थापित किए जाएंगे ग्राम स्तरीय कृषि उपकरण बैंक। सिमडेगा में 70 मछली पालकों के लिए बनाए जाएंगे पक्के आवास। गर्मा फूलगोभी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं अर्ली कुंवारी। अब समाचार विस्तार से। कृषि एवं गन्ना विकास विभाग भूमि संरक्षण कार्यालय बुंडू द्वारा कृषि यंत्रीकीकरण प्रोत्साहन योजना के तहत बुंडू, तमाड़, राहे, सोनाहातू और सिल्ली के लिए ग्राम स्तरीय कृषि उपकरण बैंक की स्थापना की जाएगी। इसमें चयनित लाभुकों को राज्य सरकार द्वारा 80% अनुदान प्रदान किया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए जल छाजन समिति, स्वयं सहायता समूह, उपभोक्ता समूह, कृषक मित्र, लैंप्स, सहकारी समिति, कृषि विज्ञान केंद्र और निबंधित गैर सरकारी संस्था 20 फरवरी 2015 तक भूमि संरक्षण पदाधिकारी कार्यालय बुंडू में अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। सिमडेगा जिले में राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना लागू है। इस योजना के तहत आवास विहीन या कच्चा मकान में रहने वाले मछली पालकों को पक्का मकान बनाने के लिए अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के तहत 70 लाभुकों का चयन किया जाएगा, जिसमें 10 अनुसूचित जाति, 30 आदिवासी और 30 अन्य जाति के मछली पालक होंगे। इस योजना से लाभ लेने के इच्छुक आवेदक जिला मत्स्य कार्यालय सिमडेगा में 18 फरवरी 2015 तक अपना आवेदन पत्र जमा कर दें। टमाटर फसल में फल और फूल लगने पर फल छेदक कीट लगने का खतरा बढ़ जाता है। इस समय किसान फल छेदक कीट के नियंत्रण के लिए इंडोक्सकार्ब दवा या प्रोक्लेम दवा से बने घोल का छिड़काव करें। सब्जी फसल टमाटर का फल काफी मुलायम होता है। यही वजह है कि फली छेदक कीड़ों का सबसे अधिक आक्रमण इसी फसल में देखने को मिलता है। किसान इस समस्या से बचने के लिए टमाटर फसल में फल लगते ही इंडोक्साकार्ब दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से या प्रोक्लेम दवा 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। अगर फल छेदक समूह का कीड़ा खेत में दिख रहा है तो ऐसी परिस्थिति में किसान भाई इंडोक्साकार्ब नाम की दवा जो बाजार में उपलब्ध है उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा में 2 लीटर पानी मिला करके उसका आप छिड़काव कर दें। इससे होगा कि फल छेदक समूह का कीड़ा का नियंत्रण हो जाएगा। या किसान भाई एक प्रोक्लेम नाम की दवा बाजार में उपलब्ध है, उसकी 3 ग्राम को 1 ग्राम को 3 लीटर पानी में मिला करके उसका छिड़काव कर दें। इससे भी काफ़ी नियंत्रण हो जाएगा। फूलगोभी के ग्रीष्मकालीन खेती के लिए किसान भाई फरवरी से मार्च तक फसल लगा दें। इस मौसम में फूलगोभी के बेहतर उत्पादन के लिए अर्ली कुंवारी नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। ये झारखंड के मौसम और मिट्टी के अनुकूल हैं। किसान भाई फूलगोभी की ग्रीष्मकालीन खेती के लिए हल्की दोमट मिट्टी वाले खेत का चयन करें। बुआई के लिए 800 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें, जिसमें कतारों के बीच 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 30 सेंटीमीटर की दूरी रखें। ग्रीष्मकालीन फूलगोभी के बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद अर्ली कुंवारी लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। आइए जानते हैं आज के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञ की सलाह। टमाटर फसल में 5% से ज़्यादा फल छेदक कीट का प्रकोप दिखे तो इस कीट के रोकथाम के लिए आधा मिलीलीटर इंडोक्साकार्ब दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। जो किसान फल बाग लगाए हुए हैं वो अपने 8-10 साल उम्र वाले वृक्षों की कटाई छटाई के लिए इलेक्ट्रिक चेन शॉ नामक उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी सहायता से किसान बाग में उगे अवांछित और सूखे पेड़ों की भी कटाई कर सकते हैं। डालियों की मोटाई के अनुसार इस यंत्र में 16 से 25 इंच तक के कटर बार लगाए जा सकते हैं।
और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2000 रुपए से 2350 रुपए, चावल मध्यम 2400 रुपए से 2700 रुपए, चावल उत्तम 3800 रुपए से 4800 रुपए, गेहूं 1600 रुपए से 1900 रुपए, चना 3100 रुपए से 3350 रुपए, दाल अरहर 6800 रुपए से 7500 रुपए, दाल मसूर 6600 रुपए से 7200 रुपए, दाल चना 3700 रुपए से 4200 रुपए, सरसों तेल 8650 रुपए से 9750 रुपए, चीनी 3150 रुपए से 3250 रुपए, आलू 550 रुपए से 1050 रुपए और प्याज 1400 रुपए से 1750 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारी आपको मिली, मौसम के मिजाज से अवगत हुए और साथ ही साथ मंडी के भाव का भी पता चल गया। और झुमकी बहन, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले लेंगे एक छोटा सा विराम और इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होंगे किसान भाइयों। तब तक बने रहिए हमारे साथ। और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। जानकारी की बारी है, तो गंद्रू भाई फटाफट खोल दीजिए अपना पिटारा। बिल्कुल, पिटारा खुल चुका है किसान भाइयों। और आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं सब्जी फसलों के बारे में। झुमकी बहन, आपको मालूम है कि सब्जी फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल मालूम है। लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्व होते क्या है, ये आपको पता है? इसके विषय में हम जानकारी दिलवा देते हैं। बिल्कुल जानकारी दिलवा देंगे, लेकिन उसके पहले हम किसान भाइयों से कहना चाहेंगे कि किसान भाइयों, सूक्ष्म पोषक तत्वों का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है और इसका बहुत ही महत्व है, खास करके सब्जी की खेती में। और 16 तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं और इन तमाम सूक्ष्म पोषक तत्वों की जानकारी हमारे किसान भाइयों को भी होनी चाहिए, ताकि उसका जो सब्जी का उत्पादन वो करते हैं वो उत्पादन अच्छा हो, बेहतरीन हो और ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसमें गुणवत्ता भी रहे। तो इन तमाम बातों की जानकारी हमारे विशेषज्ञ देंगे। और आज के विशेषज्ञ कौन है, ये आप बताएंगी। आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर SK नायक जी। तो आइए देखते हैं, उनसे मिलते हैं। किसान भाइयों जोहार।
आज हम प्लांटो के प्रांगण में हैं और आज हमारे साथ है डॉक्टर SK नायक, जो हमें बताएंगे कि सब्जी फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रबंधन किस प्रकार से करेंगे, उसके बारे में आपको विशेष जानकारी देंगे। हमारा सबसे पहले सवाल ये है कि सूक्ष्म पोषक तत्व, हमारे किसान भाई ये पहले जान लें कि सूक्ष्म पोषक तत्व हैं क्या और इसके लिए हमारी मिट्टी में क्या महत्व है, उनके बारे में आप हमें बताएं। हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली सब्जी फसल जो भी है, हम कोई भी पौधा हम लेते हैं, पौधा के लिए हमें चाहिए 16 पोषक तत्व। उसमें है मुख्य पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो हम थोड़ा सा उसमें विस्तृत थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। तो जो मुख्य पोषक तत्व में आता है कि उसमें है कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन आता है, ये तो हवा और पानी से लेता है। दूसरी बात हो जाता है उसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, ये मिट्टी और खाद से मिलता है। उसके बाद है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ये जो 9 पोषक तत्व हमने बताया, ये मुख्य पोषक तत्व में आता है। ये पौधा को ज़्यादा मात्रा में चाहिए। उसके बाद आता है सूक्ष्म पोषक तत्व, जो कि जैसे आप सूक्ष्म है उसे कम मात्रा में चाहिए, पौधा को बहुत ही कम मात्रा में चाहिए। उसमें आपका आता है कि आयरन है, मैंगनीज है, कॉपर है, जिंक, बोरन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन है। और उसमें जितना भी हमने जो 7 जो है सूक्ष्म पोषक तत्व हमने बताए हैं, तो ये बहुत ही कम मात्रा में चाहिए। किसी ना किसी मतलब उसका जो है रोल होता है। जैसे पौधा में अगर हम देखते हैं कि जैसे कोई फल फट जाता है, कहीं भी आप देख रहे हैं कोई कहीं फल फट जा रहा है, या उसका फूलगोभी में जैसे आपका धब्बे धब्बे जैसे ब्राउन धब्बे आ जाते हैं, तो ये उसका बोरन की कमी होता है। और कहीं भी आप देखते हैं कि जो टमाटर की खेती आप करते हैं, टमाटर में अगर जो नीचे थोड़ा सा कालापन हो जाता है और धीरे धीरे ये सड़ने लगता है, ये कैल्शियम की कमी होता है। तो ये बहुत ही उसका अलग अलग उसका रोल होता है। हम एक के बाद हम एक आते हैं कि जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ आयरन, हमारा जो यहाँ का झारखंड का मिट्टी है, इसमें अम्लीय मिट्टी है। अम्लीय मिट्टी में लोहा की ज़्यादा है, मात्रा ज़्यादा है। उसके बाद मैंगनीज की मात्रा ज़्यादा है। ये 2 सूक्ष्म पोषक तत्व इसमें जो है इसका कमी नहीं दिखता है, और बाकी जितना भी है उसका कमी दिखता है। ये जितना भी पोषक तत्व है, ये जितना भी हमारा जो मिट्टी में है, या उससे मिट्टी ले पाता है या कुछ भी अगर कारण से नहीं ले पाता है, तो उसका पौधा में उसका प्रतिफलित होता है। उसके बाद हम जो पौधा से जो मिलता है, हम उसी को भोजन में लेते हैं। अगर ये उसका कमी दिखता है, अगर जितना मात्रा हमको चाहिए उसमें नहीं ले पाता है, तो उसको हमारा जो डेली लाइफ में, जैसे ह्यूमन बीइंग का जो भी डेली लाइफ जो हम खाते हैं, उसमें कमी दिखता है। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे में जब छोटा बच्चा होता है तो उसमें जिंकोवीट दिया जाता है, तो उसमें जिंक की मात्रा चाहिए, मतलब जिंक चाहिए। मतलब ये समझ लेते हैं कि सूक्ष्म पोषक तत्व तो आदमी के लिए चाहिए, जिंक चाहिए, आयरन चाहिए, बोरन भी चाहिए। तो अगर हम ये पौधा में अगर सही मात्रा में अगर मैनेजमेंट अगर नहीं करते हैं, जितना मात्रा चाहिए अगर नहीं देते हैं, तो उसका कमी दिखता है और हमको आदमी भी वो दिखता है। अब अभी आपने बताया कि इन सब जो है सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, इनकी कमियों से जो है हमारी फसलों पर काफ़ी नुकसान होते हैं। तो इनको बचाने के लिए हमारे किसान भाई क्या करेंगे, उसके बारे में हमें बताएं। हाँ, पहले तो हम मिट्टी का थोड़ा जांच कर लेना होगा। मिट्टी जांच में अगर दौरान अगर कुछ कमी पाए जाते हैं, जिस उसका पोषक तत्व का कमी है, उसके बाद हम उसी को मैनेजमेंट हिसाब से जैसे उसका छिड़काव कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम मिट्टी में डालते हैं, ये सूक्ष्म पोषक तत्व अगर हम मिट्टी में डालते हैं, तो उसमें इतना फ़ायदा जरूर नहीं आएगा। क्योंकि ये देखते हैं कि हमारा मिट्टी अम्लीय मिट्टी है। अम्लीय मिट्टी में हमारा बहुत सी ऐसे है कि pH बहुत नीचे होता है। तो और ये बोरन की अगर हम उसमें मिट्टी में डाल देते हैं, तो उसमें बोरन जो है मिट्टी में अघुलनशील अवस्था में रह जाएगा और मिट्टी को मिलेगा नहीं। तो अगर हम इसको छिड़काव करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो इसमें हमको ज़्यादा फायदा होता है। हम एक के बाद हम एक आते हैं। अभी पहले हम बोरन की बात करते हैं। बोरन ऐसा एक चीज़ है कि उसका अगर कमी दिखता है, तो उसमें आपका फसल जो है, जो भी फल होता है, जैसे भिंडी है, उसमें भिंडी टेढ़ा हो जाता है। अगर बहुत लोग का शिकायत होता है कि हमारा जो हम सब्जी तो लेते हैं लेकिन फूल गिर जाता है। फूल गिरने का भी कारण होता है कि बोरन की कमी से। अगर आपका फल जो फल होता है, कोई भी आपका सब्जी फल होता है, जो फल फलता है, उसमें आपका कलर डिफरेंस हो जाता है। जैसे कलर होना चाहिए, हरा होना चाहिए, अगर हरा नहीं हो के हरा पीला अगर हो जाता है, तो ये बोरन की कमी होता है। अगर फल फट जाता है किसी कारण से, अगर देख रहे हैं कि हमारा टमाटर फट जा रहा है, या हमारा जो भी नीचे का जो फल होता है, जैसे टर्निप हुआ, गाजर हुआ, कहीं भी अगर फट जाता है, तो ये बोरन की कमी है। तो उसमें हमको बोरन का छिड़काव बहुत ज़रूरी है।
जैसे फूल गोभी हुआ, जैसे मैं पहले बताया कि फूल गोभी में अगर उसमें अगर काले धब्बा हो जाता है, ब्राउन जैसे धब्बा हो जाता है, तो ये बोरॉन की कमी है। और बीच बीच में फूल गोभी में भी पत्ता आ जाता है, देखेंगे क्योंकि किसान भाई लोग जानते हैं कि उसमें फूल छितर जाता है और बीच में पत्ता आ जाता है, तो ये बोरॉन की कमी है। अगर हम ये छिड़काव करते हैं, बोरॉन की अगर छिड़काव करते हैं, तो इसका फूल टाइट रहता है, जो फलन है फटता नहीं है, और उसमें जो कलर जो है शाइनिंग है, उसमें स्वाद भी बढ़ता है। सूक्ष्म पोषक तत्व में जो भी है वो हम जितना भी हम सूक्ष्म पोषक तत्व है सही मात्रा में डालते हैं तो उसका स्वाद बढ़ता है। तो ये अगर बोरॉन की अगर हम बात करते हैं तो बोरॉन की जो मात्रा है उसमें हम क्या करेंगे, जो भी हम सब्जी फसल लेते हैं लतेदार सब्जी को छोड़ के उसका जो डोज है हम क्या करेंगे, 20 लीटर पानी में 20 ग्राम बोरॉन की खाद। बोरॉन की खाद 3 प्रकार से मिलता है जो बाज़ार में जो मिलता है। एक तो है सोलुबोर के नाम से, दूसरा हो गया आपका बोरिक एसिड के नाम से हो गया, तीसरा हो गया बोरॉन 20 के नाम से मिलता है। कोई भी ये जो 3 बोरॉन का खाद है किसी एक को हमको लेना होगा। 20 लीटर पानी में 20 ग्राम बोरॉन की खाद डालना होगा, उसमें 100 ग्राम यूरिया डालना होगा, और इसमें हमको एक शैम्पू मिलाना होगा, जो बाल में जो लगाते हैं शैम्पू, एक सैचेट उसमें डालना होगा। तो ये 20 लीटर पानी का घोल बन जाएगा और उसको हमको 10 दिन के अंतराल में छिड़काव करना होगा। ये कब छिड़काव करेंगे, जब कोई भी रोपाई करते हैं, जो भी हम सब्जी लगाते हैं, रोपाई के 10 दिन के बाद से 10 दिन के अंतराल में हमको 3 बार ये छिड़काव करना होगा। फूल धरने से पहले ये सब काम हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार फूल पकड़ लेता है उसके बाद ये आपका जो फसल है वो नहीं सुधरेगा, तो उसके पहले ही ये सब हमको तैयार कर लेना होगा। तो आशा करते हैं इस जानकारी से आप ज़रूर लाभान्वित होंगे। और जाते जाते हम अपने डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा कर दें क्योंकि इन्होंने इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं आप लोगों के लिए। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस कार्यक्रम में आए और हमारे खासकर किसान भाइयों को इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। धन्यवाद। वाह, बहुत ही अच्छी जानकारी थी झुमकी बहन। बिल्कुल सही कहा आपने। और साथ ही साथ दूसरी जानकारी के लिए हमारे किसान भाई बहन इंतजार कर रहे हैं, तो दूसरी जानकारी आज आप कौन सी देने वाले हैं? आज हम दूसरी जानकारी अपने किसान भाइयों के लिए लेकर आए हैं, वो है गेहूं की खेती के बारे में। किसान भाइयों, अगर आप गेहूं की खेती कर रहे हैं तो खरपतवार का नियंत्रण भी बहुत ज़रूरी है। क्यों झुमकी बहन? तो किसी भी चीज़ की खेती करते हैं तो उसमें खरपतवार का नियंत्रण होना ही चाहिए, और गेहूं की खेती में भी तो खास करके। तो आज खरपतवार के नियंत्रण के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, और ये जानकारी हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से आप तक पहुंचेगा। तो आइए मिलते हैं हमारे विशेषज्ञ से, डॉक्टर विनोद कुमार पांडे जी। आज हम जानेंगे कि गेहूं में खरपतवार का नियंत्रण कैसे करें। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई गेहूं का खेती करते हैं और गेहूं में बहुत ज़्यादा ही खरपतवार आते हैं, तो उनके नियंत्रण के लिए जो प्रथम स्टेज है वो क्या होंगे? देखिए, खरपतवार हमारी खेती के लिए बहुत बड़ी समस्या है। खरपतवार से हमारे उपज पे इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि खरपतवार हमारे खेत में ज़्यादा है, हमारे फसलों में ज़्यादा है, तो इससे उपज जो है आपका 30 से 40% तक भी कम हो सकता है। इसलिए किसान भाइयों को हम सलाह देना चाहेंगे कि खरपतवार नियंत्रण यदि शुरुआती स्टेज में करते हैं तो ज़्यादा लाभप्रद होगा। जैसे कि किसान जो है जुताई के समय ही खरपतवार का नियंत्रण कर ले। जैसे कि यदि अच्छी जुताई करते हैं तो उसी समय हमारा खरपतवार नियंत्रण हो जाता है। जैसे कि सबसे पहले हम क्या करें, किसान जो है वो मिट्टी पलट हल से यदि जुताई करते हैं, और मिट्टी पलट हल से जुतने के बाद जो है उसको देसी हल से जुताई करते हैं, या ट्रैक्टर से में कल्टीवेटर लगा करके जुताई करते हैं, या ये पावर टिलर से भी जुताई करते हैं, तो उसी समय जो है हमारा खरपतवार नियंत्रण करीब काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन झारखंड में देखा गया है कि किसान जो है सिर्फ देसी हल से या कल्टीवेटर से ही जुताई करते हैं, मिट्टी पलट हल से नहीं करते। मिट्टी पलट हल से जुताई गहरी होती है, और गहरी जुताई होने से ये फ़ायदा होता है कि हमारे खरपतवार जो है वहीं पे नष्ट हो जाते हैं। नहीं तो यदि देसी हल से जुताई करेंगे, कल्टीवेटर से जुताई करेंगे, तो हमारे जो खरपतवार हैं ये बाद में भी फसल बोने के बाद भी वो निकल आते हैं। तो ये तो आपने बताया कि खरपतवार का नियंत्रण प्रथम स्टेज में कैसे करेंगे। अब हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन से प्रमुख खरपतवार हैं जो गेहूं के फसल में होती है। जी, गेहूं में मुख्य रूप से खरपतवार गजरी है, अंकरी है, जो हमारे हाथ में आप देख रहे हैं, ये अंकरी इसको बोलते हैं हम लोग। या इसके अलावा जो है गेहूं का मामा जो है फ्लोरिस माइनर जिसको बोला जाता है, या गुली डंडा है,
इसमें बथुआ है, जंगली गाजर घास है, बहुत तरह का ये खरपतवार जो है गेहूं में आते हैं। इसमें कुछ चौड़ी पत्ती वाले होते हैं, कुछ संकरी पत्ती वाले होते हैं। चौड़ी पत्ती वालों में जैसे कि गजरी है, हिरनखूर है, बथुआ है, ये सब चौड़ी पत्ती है, और सब जो है सकरी पत्ती वाले होते हैं। तो ये हमारे गेहूं के लिए मुख्य जो है ये खरपतवार है। यदि देखा गया है कि 0 टिल्ले से यदि आप गेहूं की बुआई करते हैं तो उसमें जो गुली डंडा वाला जो खरपतवार है ये कम निकलता है, ये ऐसा देखा गया है। तो ये हमारे मुख्य खरपतवार हैं और इसका नियंत्रण का उपाय सबका अलग अलग है। डॉक्टर साहब, अभी हम जिस खेत में खड़े हैं यहाँ हमारे गेहूं की फसल लहलहा रही है और इसमें देखा जा रहा है कि जो आपके हाथों में है खरपतवार वो बहुत सारा हमारे खेतों में भी है। तो इसके नियंत्रण के लिए हमारे किसान भाई जो हैं रासायनिक कौन सा कीटनाशक या खरपतवार नाशक उपयोग करेंगे और जो पारंपरिक विधि है वो क्या होगी? यांत्रिक। देखिए, खरपतवार नियंत्रण के लिए 2 मुख्य विधियां हैं, एक यांत्रिक विधि है और एक रासायनिक विधि है। यांत्रिक विधि में किसान जो क्या करता है कि वो अपने पारंपरिक औजार जैसे कि खुरपी हुआ, कुदाल हुआ, उससे जो है वो निराई गुड़ाई करता है। लेकिन हम उनको सलाह देना चाहेंगे कि यांत्रिक में भी कुछ ऐसे औजार गेहूं के लिए स्पेशली या जो कम दूरी पे जो फसलें बोई जाती है उसके लिए हमारे पास औजार है। ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा ये विकसित किया गया यंत्र क्रिसेटो है जो गेहूं के लिए स्पेशली किया गया है। ये इसमें जो है आप यदि गेहूं कतार से कतार लगाते हैं और पौधे से पौधे की दूरी जो है मेंटेन करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा चलता है। ये गेहूं बोने के 20 से 25 दिन बाद, मैंने पहली सिंचाई के बाद जो है इसको आप चला दें और फिर दूसरी सिंचाई जब होती है 40 से 45 दिन के बाद जो है उसमें इसको चला दें आप। सिंचाई के बाद जब खेत जो है वो मॉइस्चर मैंने करीब करीब ख़त्म हो जाए तब उसको आप चलाएं तो ये बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। तो हम लोग ये देखते हैं कि यदि आप यंत्रों से करते हैं तो उसका मिट्टी के ऊपर भी उसका प्रभाव जो है वो कम पड़ता है। हानिकारक जो प्रभाव केमिकल का जो पड़ता है मिट्टी के ऊपर वो नहीं पड़ पाता है। ऐसे रासायनिक भी बहुत सारे उपाय हैं जिसके द्वारा हम खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। तो रासायनिक जो खरपतवार नियंत्रण है वो कौन कौन से हैं और इसका हमारे जो फसल होंगे उस पर क्या नुकसान होगा? जी, रासायनिक नियंत्रण में हमारे पास जो है हम लोग किसानों को सलाह देते हैं आइसोप्रोटिनान है, पेंडिमेथालिन है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आइसोप्रोटिनान है ये जो है आप गेहूं बोने के करीब 20 से 25 दिन के बाद जो है ये 1.5 kg ये डस्ट के रूप में आता है, धूल होता है ये 1.5 kg प्रति हेक्टेयर के दर से आप जो है आप छिड़काव कर दें तो इससे भी काफ़ी खरपतवार नियंत्रण जो गेहूं का मामा वगैरह जो है ये इससे नहीं आते हैं। इसके अलावा जो है आप पेंडिमेथिलान है जो आप 50 EC 30 EC है ये जो है आप इसको जो है आप 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से आप 800 से 1000 लीटर पानी में घोल करके इसके आप छिड़काव करें तो इससे काफ़ी जो है देखा गया है कि खरपतवार नियंत्रण जो है ये हो जाता है। ये करीब सिंचाई होने के 1 हफ्ते बाद इसका प्रयोग करें, यानी करीब 30 से 35 दिन की बुआई के 30 से 35 दिन के बाद। तो इससे काफ़ी कम खरपतवार देखे गए हैं। इसके अलावा यदि आप जैसे कि गेहूं में मैंने बताया कि दोनों तरह के खरपतवार होते हैं, आपका ये सकरी पत्ती वाले भी होते हैं और चौड़ी पत्ती वाले भी होते हैं। यदि दोनों प्रकार के खरपतवार यदि हैं तो ये आइसोप्रोटिनान और पेंडिमेथालिन दोनों को मिला करके आप जो है इसका छिड़काव आप कर सकते हैं। जैसे कि 750 ग्राम यदि हम आइसोप्रोटिनान लिए और 250 ग्राम पेंडिमेथालिन लिया, दोनों को मिला करके और छिड़काव करते हैं और उसमें एक चीज़ और ध्यान रखने की है 1% गुड़ का घोल बना करके डाल दें तो आइसोप्रोटिनान जो है और अच्छा काम करता है। तो ये दोनों प्रकार के खरपतवार गेहूं में रहते ही हैं, तो दोनों को मिला करके इसका यदि छिड़काव करें हम तो ज़्यादा कारगर सिद्ध हुआ है। तो जब भी छिड़काव करें तो उपयुक्त स्प्रेयर का इसमें प्रयोग करना बहुत आवश्यक है और उस स्प्रेयर में जो है फ्लैट फैन नोजल जो है लगा करके छिड़काव करें। जैसे कि हम लोग किसानों को सलाह देते हैं झारखंड के परिपेश में
ये 4 प्रकार के स्प्रेयर मुख्य रूप से हैं। ये रॉकिंग स्प्रेयर एक है जिसको गटूर यहाँ किसान कहते हैं, बकेट स्प्रेयर है, फिर इसके अलावा नैपसैक स्प्रेयर है और एक फूड स्प्रेयर है। फूड स्प्रेयर जो है ये इसकी क्षमता ज़्यादा होती है, करीब 1 हेक्टेयर जो है एक किसान जो है एक दिन में इसे छिड़काव कर सकता है। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप दूरदर्शन वालों को भी और हमारे किसान बंधुओं को भी। हम उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी को अमल में जरूर हमारे किसान भाई लाएंगे। अब झुमकी बहन, हमें लगता है कि अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होने वाला है। पता बता दें अपने किसान भाई बहनों बिल्कुल को। पता बता दीजिए। फटाफट कागज और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834-001। और इसी के साथ किसान भाइयों हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।